आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये 4 इकाई में है। पहला है इतिहास, दूसरी इकाई में है भूगोल, तीसरा इकाई है नागरिक शास्त्र और चौथा इकाई है अर्थशास्त्र का। तो आइए देखते हैं पहला इकाई इतिहास का पहला प्रश्न। प्रश्न है, इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। ये 1 नंबर का प्रश्न होता है। तो उत्तर देखिए, इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देशों से मिलकर बना है। इसको हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। इस मानचित्र को देखिए ध्यान से। आपको यहाँ भारत का ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत है, ठीक है। और इसके इधर क्या है, ये पूरब है, ठीक है। और ये दिशा में क्या होगा, दक्षिण पूर्व। ये नीचे हो गया दक्षिण और इधर से पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व में, ठीक है। ये 3 देश देखिए, आपको सबसे गहरा हरा रंग में दिखाया गया है इसको। यहाँ हो गया लाओस, इस जगह पे ये है लाओस, ठीक है। फिर वियतनाम और कंबोडिया आपका ये दोनों, ठीक है। यहाँ स्पष्ट नज़र आ रहा है आपको। अब इसे देखिए और क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ आपको ये लाओस दिख रहा है, वियतनाम और ये कंबोडिया, ठीक है। आपको अगर ये मैप में दिखाने के लिए कहेगा मानचित्र में, तो आप इसको आराम से भारत का दक्षिण पूर्व में, ठीक है, ये बांग्लादेश, म्यांमार और ये थाईलैंड, इसके बाद ये तीनों देश को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? इसका भी उत्तर आपको 30 शब्दों में लगभग में देना है और ये भी 1 नंबर का है। तो उत्तर देखिए, कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक थे जिन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये हैं चीनी विचारक कन्फ्यूशियस। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख भी रहा है। एक गलती करने के बाद जो उससे सुधारता नहीं, वो असल में दूसरी गलती कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको भी सोचना है कि आपको कैसे अच्छे से पढ़ाई करना है। इसका चित्र ये देखिए। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? उत्तर 30 शब्दों में दें। तो उत्तर देखिए, वियना कांग्रेस 1815 में वियना में बुलाई गई थी। इसको और थोड़ा अच्छा से जान लीजिए। आप इतना उत्तर लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसको अच्छा से थोड़ा जानिए। वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 में जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था, ठीक है। देखिए, जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो थे ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक्स।
ये है मेटरनिक्स। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर आपको लिखना है 60 से 80 शब्दों में। तो उत्तर देखिए, जर्मनी का एकीकरण जिन जिन सोपानों में हुआ उनका विवरण इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रेशिया, बायरिया या बाबेरिया भी पढ़ सकते हैं इसको, सेक्सनी आदि में बांटा हुआ था। इसलिए इसका आर्थिक विकास बहुत धीमा था। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग आरंभ कर दिया। जागृत कहने का मतलब होता है लोग जागरूक होके जानने लगे। ठीक है, आगे देखिए। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की कोशिश की गई। 1848 में इनमें से बहुत से राज्यों में विद्रोह हुए। लोगों ने वहाँ के शासकों को संवैधानिक सुधार करने तथा जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विवश किया। इस उद्देश्य के लिए फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। इसलिए इसके साथ दमन चक्र आरंभ हो गया और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को देश छोड़कर भागना पड़ा और अज्ञातवास करना पड़ा। देखिए, दमन चक्र यानी कि इसको गिराने का या कमजोर करने का प्रयास किया गया। क्रांतिकारी तो आप जानते ही हैं, जो किसी सिस्टम या किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, अज्ञातवास मतलब कहीं जाके छुप जाना। एकीकरण यानी कि एक करना। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है अथवा में, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? चर्चा कीजिए। 60 से 80 शब्दों में लगभग। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उत्तर देखिए, पहले विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला क, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया कि वो अपने खुद को कैसे बचाए। ठीक है, वह अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका। ठीक है, मैंने वो जो सामान बनाता था वह भारत में बेच नहीं पा रहा था, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। देखिए, इंग्लैंड से
जो भी सामान आता था हम लोग सस्ता या अच्छा लगता था तो वो लोग हम लोग खरीदते थे, लेकिन अब सामान नहीं आने लगा तो यहाँ जो स्वदेशी बन रहा था उसी का इस्तेमाल होने लगा। तो देखिए ऐसे भी कई बार कहा जाता है कि चाइना का सामान का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर चाइना का सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे तो वो उसको फ़ायदा नहीं होगा, तो थोड़ा सा गरीब हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और हम लोग का पैसा अगर यदि हम अपने देश का सामान खरीदेंगे तो हम लोग का देश अमीर होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये फ़र्क पड़ता है हम लोग को खुद कि बाहर का सामान हम लोग को सस्ता मिल जाता है और अपने ही देश का सामान थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन थोड़ा अगर देश हित के लिए सोचेंगे तो देश का ही सामान खरीदना चाहिए, और खुद के लिए अगर यदि सोचते हैं तो आपको जो सस्ता लगता है वो खरीदिए। लेकिन अगर आप देशभक्त हैं तो अपने देश का सामान खरीदेंगे। आगे देखिए अगला इसमें लिखा है ख इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ये एक स्वाभाविक बात है। देखिए किसी भी देश में युद्ध चल रहा होता है या किसी तरह का महामारी, बीमारी, आपदा आ जाती है तो वहाँ का विकास जो है वो रुक जाता है। लोग विकास का कार्य नहीं कर पाते। उस वक्त उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उस पे वो ध्यान लगाते हैं, उस पे अपना समय देते हैं, तो उनका जो विकास का गति था वो थम जाता है। आगे देखिए एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योग को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, ठीक है, फौज में जो मैंने जो ड्रेस पहनते हैं उसके लिए बूट आदि बनाने, बूट यानी कि जूता, ठीक है, टेंट आदि बनाने, तंबू जो गाड़ते हैं, ठीक है, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उनमें नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गया, ठीक है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही। कई बार देखिएगा अगर यदि कोई दूसरा देश हमारे देश पे अटैक कर देता है या कुछ समस्या हो जाती है तो तुरंत आर्मी पुलिस का बहाली होना शुरू हो जाता है। तब वो नहीं देखता है कि ये कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़े लिखे लोगों को भी वो ले लेता है। बस उसका कदकाठी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आगे देखिए पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों की भी चांदी हो गई। देखिए अब देखिए इंग्लैंड का जो था सामान आना बंद हो गया तो यहाँ का जो भी पुराना था या जो भी लोग थे सबको काम मिलने लगा और सब कोई मुनाफा कमाने लगा, ठीक है। उनके वेतन बढ़ गए जिससे उनकी काया पलट गई, वो काफ़ी धनवान हो गए, ठीक है। आगे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार कौन है, ये अंग्रेज सरकार, ठीक है, को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली
बात हो गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योग के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। संक्षेप में थोड़ा सा समझ लीजिए। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध का सामान बनाना शुरू कर दिया। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। ठीक है, वहाँ से जो मैनचेस्टर से जो सामान आता था वो आना बंद हो गया। अब भारतीय बाज़ारों में रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार लग गया। ठीक है, माने अब देसी सामान का मांग बढ़ गया। ये जो पहला विश्व युद्ध है 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में, यहाँ आबादी छूट गया है, में भारी वृद्धि क्यों हुई, कारण बताइए। इसका उत्तर 60 से 80 शब्दों में देना है। तो उत्तर देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। इन कारखानों ने व्यापक रोजगार को जन्म दिया। लोग भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार की तलाश में कारखानों तक पहुंचने लगे। उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई तथा समय से सोपान में परिवहन व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, बाजार आदि का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को शहरीकरण कहा गया। एकदम सिंपल शब्दों में है। 19वीं सदी के मध्य में बम्बई कई औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना रहा। इन सामुद्रिक गतिविधियों के कारण भी मुंबई की आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई। बम्बई में भारत के सबसे पहले रेलवे का आगमन हुआ। इसलिए प्रवासी मजदूरों का इस शहर में आना काफ़ी आसान हो गया। परिणाम हुआ जनसंख्या में वृद्धि। आसपास के जितने भी राज्य के जो गरीब लोग थे वो मजदूरी करने के लिए शहर में आने लगे। ठीक है, क्योंकि परिवहन का साधन उनको मिल चुका था। 1888 से 1889 में कच्छ के सूखे इलाके में अकाल पड़ जाने के कारण बहुत से लोग बम्बई आ गए। तो ये था आपका बम्बई में 19वीं सदी के मध्य में भारी आबादी में जो आबादी में वृद्धि होने का कारण। ठीक है, और आज भी बम्बई, जिसको कि आज मुंबई के नाम से जानते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में, ये महानगरी, माया नगरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए या फिर एक्टिंग के क्षेत्र में यहाँ पे अपना किस्मत आजमाने के लिए जाते हैं। और इस भारत के मानचित्र को देखिए, मैं आपको मुंबई दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मुंबई है, महाराष्ट्र इसकी राज्य है, और ये राजधानी मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में है,
जी 77 77, ठीक है। देशों से आप क्या समझते हैं? जी 77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर आपको 60 से 80 शब्द में देना है। और ये प्रश्न आपको 2012 में भी पूछा गया था। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। उत्तर देखिए। G77 विकासशील देशों का एक समूह है जो नई राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एनईओ को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। दूसरा, IMF और विश्व बैंक, जिसे ब्रेटन वुड्स के दोहरे समझौते के तौर पर भी जाना जाता है, कि असंतोषजनक सेवाओं के कारण नए आज़ाद हुए मुल्कों ने G77 का गठन किया। तीसरा है, इनकी आज़ादी के बाद ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने गरीब मुल्कों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया। चौथा है, लेकिन इनके एवज में इनके प्राकृतिक संसाधनों को गारंटी के तौर पर इन संस्थाओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पांचवा है, इस प्रकार विकासशील देश जो विकसित देशों की भांति औद्योगिक विकास की राह पर चलना चाहते थे, ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप G77 या समूह 77 अस्तित्व में आ गया। देखिए, विकासशील कहने का मतलब होता है जो देश विकास कर रहा होता है, आगे की ओर बढ़ता है, प्रगति की ओर बढ़ता है, ठीक है। और विकसित जो अपना पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, ठीक है। और किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उद्योगों का होना जरूरी है, और जब उद्योग लगता है यानी कि विकास होता है, तो साथ में कुछ विनाश भी होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश भी होगा। तो ये जो था ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कहने का मतलब उनके काम में ये रुकावट डाल दिए, ठीक है। ये है G77 के सभी देश, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। 1927 ईस्वी में ब्रिटेन की गोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं तदनुरूप सुझाव देना था।
इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। और इस कमीशन की मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज थे। ठीक है, माने चित भी मेरा और पट भी मेरा। ठीक है, काफी चालाक काम कर रहे थे, धूर्त थे ये। अथवा में अगला प्रश्न देखिए, सत्याग्रह सत्य के लिए काम करने वाला जो क्रांति हुआ था। ठीक है, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। तो ये आपको 5 नंबर का पूछता है और ये 2014 में भी आ चुका है। उत्तर देखिए, यह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था। इसमें यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की तकनीक का सफल प्रयोग किया। सत्य के लिए आवाज़ उठाया। ठीक है, और लोगों को उस पर जागरूक किया कि उनको अपने हक के लिए लड़ना है। अगला है, देखिए 2 नंबर, 1906 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और सरकार को 1918 में चंपारण के किसानों के कल्याण के लिए एक अधिनियम पारित करना पड़ा। चंपारण बिहार। ठीक है, इसे आप नक्शा में देख लीजिएगा, आपको आगे हम दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए। 1917 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार से आग्रह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान का भुगतान अगले 1 वर्ष तक स्थगित कर दिया गया। ठीक, लगान फिल्म की तरह से। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखिए, गांधी जी का ये मानना था और ये सत्याग्रह का जो विचार था, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह था कि
सच्चे उद्देश्यों के लिए सामने वाला कितनों ही कठोर या अन्यायी क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है। उससे प्यार से पेश आते हुए उसको समझाने का कोशिश करना है। उसके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप चाहें तो अनशन कर सकते हैं, ठीक है, धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। मॉडर्न संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न होता है। तो उत्तर देखिए, मॉडर्न संस्कृति की भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता। मॉडर्न शक्ति संस्कृति ने भारत के लोगों में एक नई प्रकार की राजनीतिक चेतना को जगाकर भारत में राष्ट्रवाद की गति को तीव्रता प्रदान की और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। देखिए, ये मुद्रण संस्कृति क्या है? मुद्रण कहने का मतलब होता है छापना, ठीक है, किताबों का छपना, पेपर का छपना, पत्रिकाओं का छपना, या फिर हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें जो डिजाइन या चित्र बना होता है, ठीक है, वो भी छपा हुआ होता है। तो इसका जब आविष्कार हो गया या इसका विकास हो गया तो एक नया क्रांति या नया विकास शुरू हो गया। आगे देखिए, भारतीय प्रेस ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाने में बड़ा सहयोग दिया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, न्यू इंडिया, हिंदू, लीडर आदि पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में सराहनीय कार्य किया। मॉडर्न संस्कृति के प्रभावाधीन जो भारत में साहित्य का सृजन हुआ, उसने भी राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। ब्रिटिश काल में जो साहित्य लिखा गया उसका एक बड़ा भाग अंग्रेजी साम्राज्य के अवगुणों को प्रकट करने, पश्चिमी दार्शनिक कहने का मतलब क्या, देखिए इसको आप भूगोल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। भारत पूर्व में आता है, पश्चिम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से पीछे की ओर जाएंगे तो वो पश्चिम होगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लैंड, ठीक है, ये पश्चिमी देश है। और अमेरिका, अफ्रीका। अच्छा, आगे देखिए, फिर से इस लाइन को देखिए। ब्रिटिश काल में जो साहित्य लिखा गया उसका एक बड़ा भाग अंग्रेजी साम्राज्य के अवगुणों को प्रकट करने, पश्चिमी दार्शनिक भारतीय लोगों के सामने लाने तथा भारतीय लेखकों ने इस देश की दुर्दशा का चित्रण करके तथा दूसरे स्वतंत्र देशों से तुलना करके लोगों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जोश भर दिया। इस प्रकार
जब विदेशी जातियों का पराधीनता के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष भारतीयों के सामने आया तो उनके मन में भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता को देखकर भारत के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं जागृत हो गई। इन सब कारणों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तेजित करने में बड़ा भाग दिया या लिया। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ शब्दों को आपको समझना जरूरी है। जैसे ये उत्तेजित करना, कहने का मतलब लोगों में जोश डालना कि आपको ये करना है। ठीक है, आत्मसम्मान क्या होता है कि कोई भी आपको बुरा भला या आपका हक नहीं छीन सकता है। ठीक है, पराधीनता, पराधीनता कहने का मतलब किसी के अधीन नहीं रहना है, अपना स्वतंत्र होकर जीना है। ठीक है, देखिए ये जो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावना माने देश के लिए कुछ कर गुजरने का भावना उसमें होता था। इसके अतिरिक्त भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने रखते थे और उनकी खुलकर आलोचना करते थे। ठीक है, लोग अब इन सबको पढ़ने लगे, अब लोग जागरूक होने लगे। जैसे कि आज के डेट में क्या है, हम लोग यूट्यूब से देख के बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। कोई भी कहीं कुछ गलत कर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो हम लोग उसको तुरंत देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले हम लोग को ये सारा चीज़ सुविधा नहीं मिल पाता था। समाचार में भी वही दिखाया जाता था जो वो दिखा रहा हम लोग को, लेकिन अब कोई भी लोकल आदमी हम लोग को सही सूचना दे सकता है, दिखा सकता है और हम लोग उसको समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में है 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा कीजिए। उनके बारे में ये टर्म्स है, यहाँ पर थॉमस भी होगा, थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों के बीच में देना है और ये 5 नंबर का है। 2012 में भी इससे पूछा गया था। चलिए उत्तर देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ल्स डिकेंस क्या कहते हैं इस विषय पे। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरिया युग के अंग्रेजी उपन्यासकारों में अग्रणीय थे, माने सबसे जाने माने, सबसे बड़े में लोगों में इनका गिनती आता था। ठीक है, उपन्यासकार। वे एक महान सामाजिक चिंतक थे, समाज के लिए सोचते थे। वे औद्योगिकरण के बुरे प्रभावों के कारण इसके कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में पाठकों को कारखानों में काम करने वालों की परिस्थितियों की जानकारी देनी चाहिए। देखिए, औद्योगिकरण कहने का मतलब क्या है, जो
फैक्ट्री वगैरह लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलने लगती है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी होता है, पहले भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके विषय में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, कहा है। आगे देखिए, उपन्यास के प्रारंभिक अध्याय में एक अध्याय कच्छ का दृश्य है, जिसका शीर्षक है मासूमों की हत्या। इसमें तथा अपने अन्य लेखन में डिकेंस ने न केवल लाभ के लालच की आलोचना की, परंतु उन विचारों को भी आड़े हाथ लिया। आड़े हाथ लिया कहने का मतलब उसके खिलाफ लिखा, ठीक है, जो मानव को केवल उत्पादन का औजार मानते हैं, ठीक है। आज भी देखिए बहुत सा क्या है, कोई भी नौकरी करता है तो वो किसी का एक गुलाम जैसा बन के काम करता है, ठीक है। उसके लिए काम करता है, उसकी कंपनी के लिए, सरकार के लिए करता है। वो जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, वो महीने का वेतन में बंध जाता है, ठीक है। दूसरे उपन्यासों में भी डिकेंस ने औद्योगिक पूंजीवाद के अधीन जीवन की भयानक दशाओं पर दृष्टि डाली है। ये था थॉमस हार्डी का कहना। अब देखते हैं हम लोग ये चार्ल्स डिकेंस का कथन था। अब हम लोग थॉमस हार्डी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये टॉम्स लिखा गया है, लेकिन ये थॉम्स भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा दोनों ही होगा, टॉम्स भी और थॉम्स भी। देखिए, थॉमस हार्डी एक अंग्रेज उपन्यासकार थे, जिन्होंने औद्योगिकरण के कारण लुप्त होते ग्रामीण समुदायों के बारे में लिखा। शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। गांव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग खेती नहीं करके शहरों में व्यापार करना पसंद कर रहे हैं या मजदूरी करना पसंद करते हैं। उनको वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा नज़र आता है, ठीक है। उन्होंने उस समय के ग्रामीण कृषक समुदायों के बारे में लिखा, जब अंग्रेजी ग्राम्य समाज तेजी से बदल रहा था। औद्योगिकरण के कारण किसान जो अपने हाथों से कठोर परिश्रम करते थे, गायब हो रहे थे, जबकि बड़े किसानों ने अपनी जमीन की बाड़बंदी कर दी थी। मशीनें खरीदी और मजदूर लगाकर बाजार के लिए उत्पादन शुरू कर दिया। अपने उपन्यासों में हार्डी ने लिखा था कि कैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने ग्राम्य समुदायों को तोड़ डाला और कैसे ग्रामीण संस्कृति के मूल्य पर एक नई नगरीय संस्कृति विकसित हो गई है। आज का जो दौर चल रहा है, काफ़ी तौर से हम ये चीज़ देखने को मिल रहा है, लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये तब से चल रहा था और अभी चल रहा है, और लेकिन इतिहास हर चीज़ को दोहराता है, ठीक है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे तो वहाँ की सभ्यता भी काफ़ी विकसित थी, नगरीय थी, लेकिन वो समाप्त हो गया, उसका भी विनाश हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से
विकास के साथ साथ विनाश भी होता है। तो देखिए आगे क्या क्या होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ये आपका दो दर्शाना है, इसमें 2 नंबर एक एक करके मिलेगा अगर आप सही दर्शा पाते हैं तो। ठीक है, पहला है अफ्रीका और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन में ये संसार का मानचित्र दिया रहेगा, इस पे आपको दर्शाना है। ठीक है, इसको आपको हम जूम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ आपको पूछा गया था अफ्रीका और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क में यहाँ पर दिखाया है। देखिए ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये देखिए नीचे से ये भारत है, और यहाँ बीच में जो समुंदर है ये इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ क या एक लिख सकते हैं, यहाँ आप 2 लिख सकते हैं, या क ख जो आपका प्रश्न में जिस तरह से दिया रहेगा इसी तरह से आपको यहाँ पर क ख लिख देना है। और आप यहाँ भी नाम लिख सकते हैं, या बगल में मैप का जो निचला हिस्सा होगा वहाँ पर भी आप उसको दर्शा सकते हैं कि आप 1 नंबर पे किस जगह का नाम दिए हैं और 2 नंबर में कौन सा जगह को रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क पहला हो गया अफ्रीका, और ख बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में आपको भूगोल का वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद नागरिक और अर्थशास्त्र का भी मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग को, और किस तरह का चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन के आंसर चाहिए लिखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।